डीडी ट्रांजिशन समझ आया तुम लोगों को? यस सर। अब देखो यस सर। कितना गड़बड़ है, कितना गड़बड़ है सीबीएसई का हिसाब किताब। टिटेनियम 4s2 3d2। सर दिख नहीं रहा है। एक मिनट, दिख नहीं रहा है, छोटा करिए क्या? दिख तो रहा है। अब दिख रहा है सर। टिटेनियम 4s2 3d2। तो डी में ये कितना दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 2। इस इलेक्ट्रॉन से +2, इससे +3 और इससे +4। क्वेश्चन पूछेगा टिटेनियम फॉर कलरलेस कंपाउंड इन टिटेनियम +4 फॉर्म, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन आएगा टिटेनियम, जी हाँ, क्वेश्चन आएगा टिटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट shows colorless compound या white compound, white colorless माना। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड ही नहीं बचा, तो ये डीडी ट्रांजिशन कर ही नहीं सकता, तो कलर दिखा ही नहीं सकता। समझ आया? यस सर। टिटेनियम का समझ आया। अब वेनेडियम 4s2 3d3। वेनेडियम में क्या हुआ? 3 अनपेयर्ड है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बच्चों? +2 2 3 4 और 5। 4 और 5। क्या ये याद करना है? नो सर। सर। ठीक है। अब देखो क्रोमियम का फंडा। क्रोमियम सीबीएसई कहता है कि ये 4s1 3d5 होता है। यदि ये ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? +1 +2 +3 +4 +5 +6। और यदि ये 4s2 3d4 होता है तो इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना? यस यस सर। सर। अब सीबीएसई कहता है कि इसका +1 होता ही नहीं है। सीबीएसई कहता है इसका +2 ही होता है, +3 +4 +5 +6, +1 होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्या समझे? सीबीएसई क्या कह रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, तो ये कैसे सही है? और सीबीएसई कहता है ये सही है, ये सही है, तो ये 1 कैसे नहीं आया? क्या समझे? लेकिन अब जो मजबूरी है, आपकी मजबूरी, ये हमारा कंपटीशन में है, और कंपटीशन में दोनों ही सही है। कंपटीशन इस दोनों चीज को मानता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है ये देखो। एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता ऐसा है, ये दोनों ही चीज शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते रहते हैं हमेशा। क्या समझे? तो मैंने अभी क्या कहा था आपको
कि ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्या कहा था? यही ना? तो आपने क्या कहा? बड़े आप तो काफी गड़बड़ ही पढ़ा रहे हैं। यही कहा ना? ऐसा तो किसी किताब में लिखा नहीं कि दोनों ही सही है। क्या समझे? क्या दोनों सही है? Yes, sir. यस सर। यदि ये दोनों सही नहीं होते तो ये वाला नहीं दिखाता। सीबीएसई का तो हिसाब बहुत गड़बड़ है, कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या वो कहता है ये तो सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है ये गलत है। हाँ? यदि ये गलत है तो इसका मतलब ये सही है, तो ये सही होना। तो बोला नहीं ये भी सही, ये सही नहीं है, सही तो ये है। तो कंफ्यूजन है ना, गड़बड़ी है ना? मिटाऊं? यस सर। अगला क्रोमियम के बाद आएगा मैंगनीज। मैंगनीज है 4s2 3d5। कितना होगा बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? दिव्यांशी तुम ही बताओ। देवयांशी आपको बताना है कितना होगा यस ऑक्सीडेशन। सर। बताइए कितना होगा, फटाफट बता दीजिए, इसमें सर कितना मुश्किल है। सर 2 +2 और सर और +3। ठीक है, +2 और +3 ये 2 होगा। और भी होगा क्या? नेहा आप बताइए। ठीक है, सर +4 +5 +6 भी होना चाहिए। +4 +5 +6 और भी होना चाहिए क्या, या इतना ही? +7 भी होना चाहिए। +7 भी होना चाहिए। आगे तुम बताओ क्या गड़बड़ है? सर 6 तक ही होगा। आगे तुमको क्या लग रहा है? सर +6 तक होगा। +6 तक ही होगा, +7 नहीं होना चाहिए। यस सर। गड़बड़ भी है या ठीक है उसका, ये भी पूछ रहा हूँ। सर सर मेरे हिसाब ठीक से है उसका। सर ठीक है सर, +2 +3 +4 +5 +6 +7। और किसी बच्चे को कुछ कहना है? सर 2 से लेके नेहा 7 तक होगा। +7। नेहा का सही है या क्या है? सर सही है। देवयान ठीक है। चलो ठीक है, आप सारे लोग सही है तो मैं भी सही कर, सही है। तो ये बहुत मुश्किल है क्या समझना? नो नो सर। सर। नो सर। ये तो बच्चों का खेल है। कितने अनफेयर है ढूंढो। अगला करें मैंगनीज के बाद आयरन 4s2 3d6। इसका बताओ, कौन बताएगा? प्रेमानंद तुम बताओ कितना आएगा?
प्रेमानंद कहाँ हो? आई नहीं, गायब है। चलो तुम बताओ क्या कहते हैं। सर मैं दिग्विजय, बताऊं? नहीं नहीं, दिग्विजय, दिग्विजय तुम बताओ। सर +6 तक होगा। +2 होगा या नहीं होगा? होगा सर। +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 होगा? नो सर। सर क्या नहीं नो होगा? सर, नहीं होगा। +7 सर +6 तक ही होगा। सर पेयर्ड का नहीं अच्छा, होगा। चलिए ठीक है, वाह बन गया ये। उसके बाद कोबाल्ट, इसका कितना होगा? सर +5 तक। +2, +3, +4, +5। कोबाल्ट के बाद निकेल, क्या होगा? सर +4 तक। निकल के बाद कॉपर। अब देखो सीबीएसई वाले का फिर घपला होगा यहाँ। वो कह रहा है ये ठीक है और ये वाला हिसाब किताब गलत है। सर थोड़ा कट रहा है। अच्छा, 1 मिनट। सर एक में +3 और एक में +1 है। ठीक तो है। देखो, अभी भी सर कट रहा है। अरे तो कॉपर लिखा है ना, इतना तो बताइए। मैं छोटा करूंगा। हाँ, कॉपर 29। यदि ये सही है तो सिर्फ +1 होना चाहिए, और ये सही है तो +2 और +3 होना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअल में दिखाता है ये और ये दोनों सही है, ये नहीं दिखाता है। अब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई, किसको माने? सारा हिसाब किताब गड़बड़ केमिस्ट्री का। कोई रूल पूरा पक्का है ही नहीं। क्या तो हम कौन सा लिख के आए अगर पूछे तो? दोनों लिखने, +1 और +2, ये दोनों ही सही है। सर तो +3 क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए कि ये टेंडेंसी ज्यादा होती है और ये टेंडेंसी कम होती है। यहां पर देखो, जब हमने लिया था क्रोमियम, जब हमने क्रोमियम 24 लिया था तो ये 2 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, 4s2 3d4 और 4s1 3d5। ये टेंडेंसी ऑलमोस्ट 75% से 80% है और ये 20 से 25% है, ये स्टेट। यहाँ पर ये टेंडेंसी ऑलमोस्ट 80 to 90% है और ये टेंडेंसी ऑलमोस्ट 10 से 20% है, इसीलिए इसको कंसीडर। अब कैसा दिख रहा है बोर्ड? ठीक है सर। ठीक है सर, पढ़ सकते हैं वैसा है। पढ़ सकते हैं मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, बढ़िया। सर अच्छा है सर। अच्छा अच्छा, चलो। सर अच्छा है। अच्छा, तो क्वेश्चन आया है, 1 मिनट में पहले उसको जोड़ दूं। सर आपका वीडियो ऑफ हो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। चलो आ गया।
वीडियो आया? यस सर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में कौन शो करता है? तो मैंगनीज सबसे ज्यादा +2 +3 +4 +5 +6 +6 आया बच्चों? अरे आवाज आ रही है सूरज आपके घर से? नेक्स्ट, अब हम करते हैं 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज का कर लिया बच्चों। अब पूछेगा मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है पूरी पीरियोडिक टेबल? मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन, रुदेनियम और ऑस्मियम। ऑस्मियम +8 दिखाता है, रुदेनियम भी +8 दिखाता है, लेकिन ये बहुत कम, रेयरली। और आयरन +6 ही दिखाता है, +8 में दिखाता है। ऐसा क्यों? देखिए, आयरन में था 4s2 3D और 4pd। ये देखिए, समझिए इस बात को बच्चों। इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट नहीं हो सकते। लेकिन रुदेनियम और ऑस्मियम में धीरे धीरे साइज बड़ा हो गया, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए और ये वाला यहां हो गया। तो रिजल्ट क्या आया? कितने अल्केहाइड हैं बच्चों? कितने अल्केहाइड हैं? बोलो। 8 है सर। तो क्या दिखाएगा? +8 दिखाएगा सर। तो आयरन ने नहीं दिखलाया +8, क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा था। इसमें बहुत कम दिखाया, रेयरली। इसमें बहुत ज्यादा दिखाया, क्यों? साइज धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हुआ। समझ आया? क्या देखा? पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा वो +8 शो होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता किसी का। समझ आया बच्चों? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा हमारा खत्म हो। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब आपको कर देगा वो कि वेनेडियम +4 कलर्ड बनाएगा या कलरलेस बनाएगा, ये पूछ रहे। वेनेडियम +4 कलर बनाएगा या कलरलेस? कैसे कंपाउंड बनाएगा? कौन बता सकता है? यस सर, क्या बता? वेनेडियम +4 कलर्ड कंपाउंड बनाएगा या कलरलेस? सोचो। नहीं आया आदिया? कलरलेस। कलरलेस कहाँ हो रहा है? अरे आर्यन, कलरलेस हो रहा है। कंपाउंड बनेगा सर, ये डी ट्रांजिशन शो करे कलरलेस करेगा पक्का? कलर सोच लो। हाँ, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d3। तो +4 स्टेट में कैसा होगा? ये है इलेक्ट्रॉन। यदि +4 करते हैं, +2 करते हैं तो ये गुम, +3 करते हैं तो ये गुम, +4 करते हैं तो ये गुम। तो एक तो बचा है ना, यस सर। तो वो डी ट्रांजिशन शो करने लगेगा। तो कैसा दिखाएगा, कंपाउंड कैसा बनाएगा? क्लॉड कंपाउंड बनाएगा। हो गया। यही सवाल पेपर में बार 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 आए कि इसमें से कौन सा कलरलेस है, कौन सा कलर्ड है, कौन सा कैसा है। बस किसी बच्चे को इसमें जितना अभी तक पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? नो सर। टाइम कितना बच रहा है? सर 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट है, तब तो बहुत पढ़ा सकते हैं। चलो आगे करते हैं। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। तीसरा पॉइंट हो गया। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है देखिए। हमने पढ़ा है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने पढ़ा है कलर्ड कंपाउंड, और हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब हम अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ये जो कुछ हमने हार्ड, चौथा पॉइंट हम लिखेंगे द एटोमाइजेशन एनर्जी of d block elements are high. Explain. यह क्वेश्चन आएगा। It has high melting point and boiling point. Explain. ये क्वेश्चन आएगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट या it has high hardness and high tensile strength। कुछ भी आ सकता है। यह क्वेश्चन आएगा। देखो अलग अलग वेरिएशन में क्वेश्चन है। ये आ सकता है क्वेश्चन, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये आ सकता है क्वेश्चन, या क्वेश्चन। या some elements are very hard while some soft। Explain। कुछ एलिमेंट बहुत हार्ड है और कुछ एलिमेंट सॉफ्ट है, ऐसा क्यों? डी ब्लॉक एलिमेंट में हर तरह का है। लिक्विड भी है मेटल, सॉफ्ट भी मेटल है और हार्ड भी मेटल है। डी ब्लॉक में कैसा है मेटल? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 तरह का है, सॉफ्ट, हार्ड और लिक्विड। क्यों? कौन समझा सकता है? सारे को पढ़ाया हुआ है। आद्या, सबसे हार्डेस्ट कौन सा ग्रुप है? ये वाला, ये सबसे हार्डेस्ट है। और सबसे सॉफ्ट कौन सा है? ये वाला, ये सबसे सॉफ्ट है, सॉफ्टेस्ट, और ये हार्डेस्ट। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? मेटल में
दो तरह की बॉन्डिंग होती है। मेटल में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबसेल। क्या समझे? मेटल में कितने तरह का बॉन्डिंग है? दो तरह के, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल किससे होता है? एस इलेक्ट्रॉन से। तो क्या इसमें अनपेयर्ड है? क्या इसमें अनपेयर्ड है? बताओ No, बच्चों। तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग होगा? ये इलेक्ट्रॉन सी वाला इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब ये बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, ये बहुत कमजोर कमजोर बॉन्ड होता है। अच्छा देखते हैं अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन सारे में, देख लेते हैं। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें 5+1, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 2 और इसमें 0+1 और इसमें 0। एस में भी अनपेयर्ड हो गया। तो यहां से यहां तक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा? बढ़ेगी। और यहां से यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। क्या समझे? जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसीलिए ये सबसे हार्डेस्ट हो गया और उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने लगी और ये सबसे सॉफ्ट हो गया। अब साइज बड़ा होने पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है? घटेगा। डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा। घटेगा सर। तो छोटा साइज होने से इलेक्ट्रॉन नजदीक है। देखो यदि जिंक का साइज इतना बड़ा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये नजदीक है, लेकिन मरकरी का साइज इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो क्या है? साइज डिस्टेंस बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटी। तो नीचे जाने पर क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का घटेगा सर। घटेगा। तो ये सॉफ्ट है, ये मोर सॉफ्ट, और ये तो इतना सॉफ्ट हो गया कि लिक्विड लिक्विड ही बन गया। मरकरी लिक्विड क्यों होता है? इसका यही रीजन है। अब इसमें ओवरलैपिंग नीचे जाने पर बढ़ेगी। जितना बड़ा साइज उतना ओवरलैपिंग बढ़ेगा। तो नीचे जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें बढ़ेगी। इसमें नीचे जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे हार्ड कौन होगा? टंगस्टन। टंगस्टन। जी हाँ, इसीलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में हार्डेस्ट एलिमेंट है टंगस्टन। क्या किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। टाइम तो शायद बच नहीं रहा होगा। किसी बच्चे को डाउट है? अदिति, नो सर। सुराज, सर कोई डाउट नहीं। प्रेमानंद तो गायब हो चुका है। नेहा, दिग्विजय, No, sir, no doubt. नो डाउट सर। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे शाम वाली क्लास में, और मॉर्निंग 2 बजे वाली क्लासेस में। अच्छा, आप लोग पीरियोडिक जो जो पढ़ चुका है, सॉरी पीरियोडिक में फ्राइडे सैटरडे में रहूंगा। 2 बजे वाली क्लास को मैं 11 बजे का कर दूं, बायो की क्लास,
ताकि आप सर, लोग 2 बजे की क्लास कर 11 सकें। बजे 11 बजे फिजिक्स की क्लास होती है। क्लास होती नहीं 11 से 12:30 और सॉरी 12:30 बजे कर दूं बायो की क्लास, 12:30 से 2 बजे तक 12 का। सर फिर 11 तो 11 का सैटरडे संडे में, सॉरी फ्राइडे सैटरडे में सोच लीजिए, क्योंकि जब तक मैं वो पढ़ा रहा हूँ ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब तक उसके बाद तो फिर वही बात चलेगा। और बॉन्डिंग सॉरी पीरियोडिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा वही फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि सारे बच्चे होंगे तभी मैं उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं इतनी ही रखता हूँ। आपको कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप कर देगा, नहीं तो फिर आगे कर दो। लेकिन एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तीनों सीरीज याद चाहिए मुझे, क्या समझे? तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वहां? यस सर। ये तीनों सीरीज याद करने पड़ेंगे आपको, और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास। थैंक यू सर। ओके। और ये वीकर बॉन्ड है, ये कैसे होता है? एस इलेक्ट्रॉन से। ये कैसे होता है? एस इलेक्ट्रॉन से। और ये कैसे होता है? डी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मेटल के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एंड ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कैसे होता है? जैसे देखिए जिंक में +2 हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। दूसरा जिंक हो जाएगा +2, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। अब ये अट्रैक्ट करने लगेंगे और भी दूसरा जिंक +2, इसको भी ये अट्रैक्ट करने लगेंगे। इस तरह ये जो अट्रैक्टेड है होता है, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। समझ आया? मेटल में कितने तरह का बॉन्डिंग बच्चों? 2 तरह का। इस सारे क्वेश्चन का आंसर है ये, मेटल में 2 तरह की बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एंड ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर बॉन्ड। डी सबसे। अब देखो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। समझ आया? आया नहीं आया बच्चों? बोलो। आया सर। यस सर आया। अब देखते हैं किसमें कितने अनपेयर्ड और किसमें कितने पेयर्ड, किसमें कितने अनपेयर्ड और किसमें कितने पेयर्ड। समझ आया? अच्छा 1 मिनट बच्चों, चार्जर में लगा लेता हूँ, नहीं तो फोन ही बंद हो जाएगा फिर। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं? दिख रहा है? ठीक है, यस। दिख रहा है। आगे चलते हैं। देखो आप स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 अनपेयर्ड है, S2 + D1। तो अनपेयर्ड कितने हुए? 1 सर। 1। इसमें S2 और D2, तो अनपेयर्ड कितने हुए? 2 सर।
इसमें S2 और D3 अनपेयर्ड कितने हुए? 3 3। इसमें S1 और D5 तो अनपेयर्ड कितने हुए? 5 + 1, 6 क्योंकि S वाला भी अनपेयर्ड होगा। 5 मैंगनीज plus में 5, S2 D5। सर तो 4, क्रोमियम में 5 + 1 क्यों? हाँ सर तो क्रोमियम में 5 + 1 क्यों? ये देखिए, ये क्रोमियम का इस तरह होता है। ये होता है 4s1 3d5 होता है या नहीं होता है बच्चों? तो ये तो सारे अनपेयर्ड ही है ना। हाँ अरे बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर 4s2 3d4 चेंज होके 4s1 3d5। कोबाल्ट 3 निकेल 2 S2 D6 S2 D7 S2 D8 S2 D9 चेंज होके S1 D10। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 + 0, क्योंकि D में 0 है, S में है और इसमें 0। S2 D10 देखो आया या नहीं आया? ये जो अनपेयर्ड है वो किसमें है? इस साइड पे नहीं दिख रहा। जिधर लिख अच्छा, रहे उधर उधर घुमा देते हैं। अब दिख रहा है? यस सर ठीक है। तो आपने क्या देखा? S में तो हर में है 2 1, ये S में है 2, S में है, S में है, S में 1, S में 2, S में 2, S में 2, S में 2, S में 1 और S में 2। S तो हर में है, तो इससे इलेक्ट्रॉन सिंक मॉडल हो रहा है। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड किसमें? क्रोमियम। उसके नीचे 2 और है इसी ग्रुप का, मोलिब्डेनम टंगस्टन। क्या देखा? ये सबसे हार्ड मेटल का ग्रुप है और सबसे कम अनपेयर्ड जिसमें है ही नहीं, वो कौन है? बोलो, जिसमें है ही नहीं एक भी अनपेयर्ड। जिंक कैडमियम Hg। अब देखिए यहां पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। कौन सा फोर्स है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मॉडल और इन सारे में दोनों हैं, इन सारे में दोनों है, S भी है D भी है, तो दोनों तरह का है ना। S भी है D भी है, S से तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अरे अभी कौन आया है भाई, इतनी देर से कहां था? अनुज तुम आए हो अभी या सूरज? सूरज आप आए हैं, इतना लेट सोते रहते हैं। नो सर मैं से हूँ सर, 6:38 में आ गया था मैं। अच्छा अच्छा, तो अभी अनुज आया, ठीक है। क्या देखा आपने?
यहां से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज और यहां से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो सबसे कमजोर बॉन्ड किसमें? जिंक, कैडमियम और Hg। तो ये सॉफ्टेस्ट मेटल हो गई। क्या हो गया? सॉफ्टेस्ट मेटल। और ये कैसा हुआ? हार्डेस्ट मेटल। क्या किसी बच्चे को डाउट है अब इसमें? नो सर। कुछ मेटल डी ब्लॉक में हर तरह का मेटल है, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है और हार्डेस्ट भी है। डी ब्लॉक में हर तरह का है, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, लिक्विड भी है, हार्डेस्ट भी है। क्यों है, समझ आया? यस सर। अब यहां पर नीचे जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्यों? ओवरलैपिंग साइज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा होगा। ओवरलैपिंग साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा होगा डी में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना साइज बड़ा होगा उतना कम होता जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, अरे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज नीचे जाने पर। तो मरकरी लिक्विड क्यों होता है? कोई बता सकता है? सूरज आप बताइए, मरकरी लिक्विड क्यों है? क्या आंसर दीजिएगा? बोलिए, हाँ या ना दे सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। मरकरी, क्वेश्चन पूछ दे, मरकरी लिक्विड क्यों है? क्या आंसर दीजिएगा? दूसरा कौन बता सकता है? प्रेमानंद तुम बताओ, मरकरी लिक्विड क्यों है? सर उसके बीच में सर वेंडरवाल फोर्स। वेंडरवाल कहां से आ गया यार? लिखाई है मैंने अभी। कौन सा है? सर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। और जो एक कमजोर फोर्स है, जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, साइज बड़ा होने पर वो घटता है। दो मैग्नेट्स है, दो चार्ज है, प्लस माइनस, या दो मैग्नेट नजदीक लाएंगे तो बहुत ज्यादा मजबूती से खींचेगा, दूर करेंगे तो कम फोर्स लगेगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें प्लस माइनस है। तो इसीलिए साइज बढ़ने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। तो घटते घटते इतना कम हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट। समझ आया? कैडमियम सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। जिंक थोड़ा सा उससे हार्ड है, बट वो भी सॉफ्ट ही है। समझ आया? सबसे हार्ड है टंगस्टन। नीचे जाने पर ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये मजबूत हो गया। क्या अब किसी बच्चे को इन क्वेश्चन में डाउट है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसी के कारण हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसी के कारण हार्ड मेटल, इसी के कारण हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। इसी किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। सुराज समझ आया? यस सर। अनुज, दिग्विजय, हाँ सर आ गया समझ। ठीक है, चलो आगे चले। तो ये वाला पॉइंट मेरा खत्म हो चुका, मिटा रहा हूं मैं अब। आद्या समझ आया? तुम्हारी डाउट खत्म हुई? यस सर। ठीक है, चलो आगे करते हैं अब। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगली प्रॉपर्टीज है
यहां से भी क्वेश्चन आता है, एटॉमिक ऑब्लिक आयोनिक रेडियस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगली प्रॉपर्टीज है हमारी एटॉमिक ऑब्लिक आयोनिक रेडियस। इसमें क्या होता है, मैं इसे मिटा दूं। ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है, इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है। देखिए क्या होता है, एवरेज रेडियस का मतलब डिस्टेंस। साइज। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। दिख रहा है बच्चों? इसका साइज यस सर। सबसे बड़ा होता है, इसका साइज सबसे बड़ा है और ये छोटा होने लगता है। क्या समझे? यहां से यहां तक छोटा होता है, फिर यहां से यहां तक कांस्टेंट होता है और फिर यहां से बढ़ता है। ये यहां से यहां तक कांस्टेंट है, ये साइज और ये साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और ये बड़ा हुआ। क्या देखा आपने? तीन तरह का ट्रेंड है, साइज डिक्रीजेज, साइज कांस्टेंट और साइज इंक्रीजेज। कोई समझा सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन आता है जेई या नीट एज वेल एज सीबीएसई दोनों में। यहां पर देखिए 21 प्रोटॉन 21 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 25 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन। यहां पर यहां तक जो था अनपेयर्ड था, अब यहां से पेयरिंग शुरू हो गया। यहां तक तो ठीक है, अनपेयर्ड ही था। क्रोमियम का क्या है, इस तरह का है मैंगनीज। अब आयरन से क्या हुआ, इस डी में पेयरिंग शुरू हो गई और यहां पर आकर के कंप्लीट पेयरअप हो गया। यदि एक रूम में 2 आदमी के रहने की जगह है, लेकिन एक आदमी ही एक रूम में रखे तो लड़ाई झगड़े की आवाज आएगी? एक रूम में एक ही आदमी को No, रखा है, sir. क्या लड़ाई झगड़े की खूब जोर जोर से आवाज आएगी क्या? लेकिन यदि एक रूम में 2 आदमी रख दे तो लड़ाई झगड़े की आवाज आ सकती है ना? यस सर। Yes. तो इनमें रिपल्सन हो गया और इनमें नो रिपल्सन। क्या देखा? क्या इसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो रही है रूम में? नो सर। तो यहां से यहां तक साइज क्यों घटा? क्योंकि प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, electrons also increases, but effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases. समझ आया? ये है इसका रीजन। क्या देखा आपने? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, 1:1 का ही रेशियो है, लेकिन ये एक एक करके फिलिंग हो रहा है तो रिपल्सन फोर्स कम है, अट्रैक्शन
मोर, रिपल्सन नील। नील का मतलब बच्चों जीरो। जीरो, नो के बराबर। नील। तो रिजल्ट क्या होगा? अट्रैक्शन। रिजल्ट क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से साइज डिक्रीजेज। समझ आया? अब यहां से यहां तक प्रोटॉन्स इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, attraction increases, repulsion increases। क्या रिजल्ट रहा? कांस्टेंट। जी हाँ, अट्रैक्शन मोर, ये अंदर की तरफ खींचेगा, रिपल्सन मोर, ये बाहर की तरफ करेगा। रिजल्ट जीरो या नील। समझ आया? एक चीज चाहता है अंदर खींचे, यदि यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है अंदर की तरफ खींचे, और इसका आपस में जो झगड़ा है ये कहते हैं बाहर की तरफ कर दो। तो ना तो अंदर आया और ना तो बाहर गया। रिजल्ट कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं रहा। रिजल्ट जीरो है, वहीं के वहीं रहा। तो क्या साइज में कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पर जिंक के केसेस में रिपल्सन मोर, अट्रैक्शन लेस। क्या रिजल्ट होगा? साइज बढ़ साइज इंक्रीज जाएगा। होगा। आगे आप लोगों को क्या या नहीं आया? आया या नहीं आया बोलो। किसी को कोई डाउट है? यहां से यहां तक साइज डिक्रीज, यहां से यहां तक साइज कांस्टेंट, और यहां से यहां तक साइज बढ़ा। बता सकता है कोई? कोई डाउट है किसी को इस पॉइंट में? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है। तो 3 ट्रेंड्स आपको देखो लिखना है। ये किताब में है नहीं, बहुत बकवास लिखा है, समझ नहीं आए। या वीडियो में हम दे देंगे, नोट्स बनाते चलिए आप लोग अपनी कॉपी पर। एक नोट्स मेरा बनाते चलेंगे मेरी क्लास का, और इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। मिटाऊं? यस सर। अब इस पे एक क्वेश्चन आया है। एक बारी क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है? मूविंग लेफ्ट टू राइट in 3D series, the density, first density decreases from scandium to copper, but increases from copper to zinc। Explain। क्यों हुआ ऐसा? ये क्वेश्चन है सीबीएस। सोचो।
क्या है क्वेश्चन? मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ 3D सीरीज। 3D सीरीज कौन सा है? 3D सीरीज। 3D सीरीज में लेफ्ट से यदि राइट जा रहे हो तो कॉपर तक, यहां से लेके कॉपर तक तो डेंसिटी घटा, लेकिन कॉपर के बाद बढ़ा। क्यों? क्योंकि सर वहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए डेंसिटी घट रहा है। लेकिन यहां से तो कभी घट रहा है, कभी कांस्टेंट हो रहा है। आंसर लिखेंगे इसका, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास हमेशा इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है स्कैंडियम से कॉपर तक, और वॉल्यूम या तो डिक्रीज या कांस्टेंट। तो वैल्यू क्या होगा? ओ उल्टा हो गया, सवाल गलत हो गया। इंक्रीजेज है यहां और यहां डिक्रीजेज। सवाल गलत हो गया। मास बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगी तो वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा ना? यस सर। यस सर, वॉल्यूम बढ़ेगा। मास, पहले का मास हम मान लेते हैं स्कैंडियम का 40 है, 43 है, तो 43 बार वॉल्यूम भी बड़ा है, मान लेते हैं 20 है, और अगला 50 और ये वॉल्यूम 15 हो गया, तो क्या हुआ? इसका वैल्यू कितना होगा? 2.0 और इसकी वैल्यू 3.23। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी डेंसिटी बढ़ रहा है ना। सवाल तो गलत हो गया था ना फिर। क्या बोल ही नहीं रहा? क्या होगा सवाल? मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ 3D सीरीज द डेंसिटी increases from scandium to copper but decreases from copper to zinc। क्यों? लिखेंगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास स्कैंडियम से कॉपर तक बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम या तो घटा या कांस्टेंट रहा, तो या वैल्यू बढ़ेगी इसका रेशियो। लेकिन कॉपर से जिंक तक थोड़ा सा ही मास बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा। तो यदि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया तो उसकी रेशियो क्या हो जाएगी? घट जाएगी ना। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसका रेशियो घट गया, इसलिए डेंसिटी घट गया। हो गया आंसर। क्या किसी को डाउट है? नो सर। आद्या, सुराज, क्लियर। प्रेमानंद आया? दिग्विजय, प्रेमानंद है ही नहीं। दिग्विजय, ठीक है आगे चले। सर नहीं आया समझ पर, एक और बार समझा सकते हो? देखो डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। और मास जो है इसका यहां से यहां तक बढ़ता ही जा, मास क्या हो रहा है? इसका मास कितना होगा? 43, और जिंक का मास 65। तो यहां से मास बढ़ता ही जा रहा है। तो 43, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, पहले 20 था, फिर घट रहा है ना, वॉल्यूम तो साइज तो छोटा जा रहा है, फिर 15 हो गया,
कॉपर तक आते आते चलो 12 हो गया या 13 हो गया, लेकिन कॉपर का मास कितना था? 61 था। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4.7। तो क्या देखा है? डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 2.0, स्कैंडियम की इसकी डेंसिटी 3.3, इसकी डेंसिटी 4.7, लेकिन अगले में 65 बाई इसकी डेंसिटी, इसकी जो वॉल्यूम हुई वो बढ़ गई, ये 18 के होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3.8। तो यहां से वॉल्यूम डेंसिटी का क्या हुआ? नीचे ऊपर वाला तो बढ़ा है, 61 से 65 हुआ है, लेकिन नीचे वाले के बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण, तो डेंसिटी का क्या देखा हमने? बताओ बच्चों, डेंसिटी घटा यहां से कॉपर तक और कॉपर से जिंक तक बढ़ा। समझ आया दिग्विजय? हाँ, कॉपर तक इंक्रीज हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हुआ, लेकिन कॉपर से जिंक में डिक्रीज हुआ। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ये सवाल आया है एनसीईआरटी में, तो सवाल को एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अगला सवाल क्या आया? इसके नीचे, स्कैंडियम के नीचे यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम है या नहीं है? जिसको याद है टेबल वही बता पाए। है या नहीं है? यस सर। यस सर है। ठीक है, अब मुझे ये वाला नीचे वाला मैं सारा भूल गया हूँ। देवयांशी, टिटेनियम के नीचे क्या है बताना। बताओ बताओ, टिटेनियम के नीचे क्या है? याद ही नहीं किया है अभी तक। जिरकोनियम सर। जिरकोनियम कहाँ है वहाँ? अच्छा, जिरकोनियम है क्या? मुझे भी याद नहीं है। आद्या? यस सर, टाइटेनियम के नीचे। सही दूसरे बोलिए बच्चे बताओ भाई, सही है या गलत है? सर, सही है, ZR होगा। अच्छा सही। जिरकोनियम इसके नीचे HF। HF। ठीक है। तो हमने एक बार ये सर्कल बनाया था, इस दोनों का साइज सेम है। ऐसे यहां से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीजेज पहले इस ग्रुप के लिए स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, साइज इंक्रीज हुआ। समझ आया? लेकिन अगले ही पल क्या देखा हमने? साइज सेम हो गया। इसमें क्या है, कौन बता पाएगा? सर NB है। NB। और TA। TA। ये भी सेम है भाई साहब, ये भी हमने एक पेयर बनाया था। यही आया है कंपटीशन में 4-5 बार कि किस पेयर का साइज सेम है। क्रोमियम वाले में कौन सा है? MO। मोलिब्डेनम और नीचे टंगस्टन। टंगस्टन। मैंगनीज वाले में TC/RC। TC। TC और RC। RE होगा।
आयरन वाले में RuOS। RuOS ओस्मियम की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बता पाओगे? सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जी हाँ, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। कल ही पढ़ाया था मैंने। कितना था? दूसरा आदमी दूसरा बच्चा बताओ कितना था? दिग्विजय तुम बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था ऑस्मियम का? सर +6। +6। हाँ सर। +6 क्या यही है? आद्या ठीक है? नहीं सर +7 था। अच्छा +7 है, क्या यही ठीक है आद्या? +6 या +7? +8 था सर, +2 +4 +6 +8। +8। कुछ बच्चे +6, कुछ बच्चे +7, कुछ बच्चे +8। अरे यार बताओ ना कौन सा सही है, कौन बता सकता है? सर 7 गलत है सर, बाकी दो सही है। +8 सर 7 तो गलत ही है सर। सर, +8। +8 जी हाँ, +8। इसका मैक्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +8 था, और पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी का नहीं होता है +8, और उससे ऊपर तो कोई बात ही ना करे। इससे ऊपर कोई बात ही नहीं करे तो बार बार ये सवाल पूछता है CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? X + 5 × -2 = 0। क्या होगा बच्चों क्रोमियम का? सर इस हिसाब से सर 10 होगा। हाँ लेकिन ये गलत है पेपर में, इसीलिए वो बार बार पूछता है इस सवाल कि जिसको ये पता नहीं है वो सीधे 10 है। 4s2 3d। समझे? जिसको नहीं पता है ये इसका क्या लगा देगा? सीधे 10 लगा देगा। 10 तो होता ही नहीं है भाई किसी का। समझ आया? कोबाल्ट आगे कौन था बच्चों? कोबाल्ट RH में बताओ। सर RH RH और IR। ठीक है। निकेल ये पैलेडियम बहुत गड़बड़ किया था, क्या किया था? कल पढ़ाया था ये पैलेडियम बहुत गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया? अरे बोलो भाई, कल हमने पढ़ा था इस पैलेडियम में बहुत गड़बड़ी की थी, क्या गड़बड़ी की थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है इसका। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ही गड़बड़ कर दिया था पूरा। 5s2 4d8 से चेंज होके 5s0 4d10 हो गया था, सारा फॉर्मूला गड़बड़ कर दिया। ठीक है, कॉपर के नीचे सिल्वर और गोल्ड, और जिंक, कैडमियम और Hg। तो साइज में अब क्या हुआ ये देखिए, अब यहां से यहां तक साइज छोटा हुआ। देखिए पिछले वाले में कहां तक था, और यहां कांस्टेंट हुआ और यहां बढ़ा। क्या देखा? 3 तरह का ट्रेंड यहां भी। कांस्टेंट वाला क्या देखा आपने? यहाँ कांस्टेंट वाला बड़ा था, यहाँ कांस्टेंट वाला छोटा हो गया। ये भी आगे बढ़ा और ये भी पीछे बढ़ा।
दिखा या नहीं दिखा? साइज में क्या देखा आपने? यहां से यहां तक घटा और ये कांस्टेंट और ये इंक्रीजेस, और नीचे वाले में क्या हुआ? और बढ़ा, और ये और पीछे बढ़ा, तो क्या होगा? बोलो भाई। अब दो ही ट्रेंड हुआ, एक खत्म हो गया। साइज डिक्रीजेस और यहां साइज इंक्रीजेस, कांस्टेंट वाला गुम। बार बार क्वेश्चन आएगा यहां से। और 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज सेम हो गया, पूरा फुल। 5D सीरीज और 4D सीरीज का ऑलमोस्ट, ये यहां से लेके और यहां तक सेम ही साइज है। क्यों? ये दोनों तो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, सेम ही, एग्जैक्ट सेम है। इनमें भी बहुत कम डिफरेंस। ऐसा क्यों? यही सवाल पूछेगा। अरे कोई भी बताओ, सर लेंथ ऐसा नॉट क्यों? कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार पूछा है आज तक। इसका आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये कंपटीशन में 15 बार पूछा है। 4D सीरीज और 5D सीरीज, क्या समझे? 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज सेम हो। तो ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इस दोनों का साइज सेम हो गया। क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सीबीएसई में भी पूछता है और कंपटीशन में भी पूछता है। कोई बता सकता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? बोलो। सर वो एक ही जगह पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सर वो एक ही जगह पे बहुत सारे एलिमेंट आ जाता है, तो सर साइज घट जाता है, तो अगला एलिमेंट सर सेम हो जाता है। हाँ, जैसा इसमें दिख रहा है वो ठीक है, उसके हिसाब से ठीक, लेकिन लिखोगे क्या? ये नहीं लिखोगे। अरे आप बताइए खुशी, आपको पेपर देना है तो यार ये पूरी फुल है, बताइए। पहले से तो पेपर यदि एक्सपेंड नहीं होता तो आप पेपर दे रहे हो, स्टैंड नहीं होता डेट पे। अनुज है ये नहीं, बताओ। लिखेंगे द ग्रेजुअल डिक्रीज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम। द ग्रेजुअल डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लिख लो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट में दे देगा। द ग्रेजुअल डिक्रीज, या ऑब्लिक करके लिख दो कॉन्ट्रैक्शन, फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, Na2Lu, इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है ये सब बाद में पढ़ेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट? साइज का फंडा समझ आया?
यहाँ Yes, भी अब यहाँ कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, फिर ये कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। क्यों? जैसे जैसे थोड़ा साइज बढ़ा तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट होने लगा। जैसे जैसे साइज बढ़ा तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट होने लगा और पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ से यहाँ तक साइज बढ़ा, घटा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ा, और यहाँ से यहाँ ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन देंगे आप, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बस यही लिखिए और कुछ मत। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए ऐसा हुआ। दैट ऑप्शन में यही होगा। क्या समझे? नीचे वाले में कैसा हो गया, ये बीच वाला खत्म ही हो गया। ऐसा क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, या ये आ गया समझ? आ गया। नेहा आपको? हाँ सर, आ गया। आ गया, ठीक है। आद्या, अरे है ही नहीं है, नेट का प्रॉब्लम सारे बच्चों को। चलो ठीक है, आगे करते हैं बच्चों। तो एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियस खत्म। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगाना पड़ता। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ताकत लगानी पड़ती, दैट इज आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ये ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है ये? जो फुल्ली फिल्ड होगा इसका यहां से ये घटेगा, सॉरी इंक्रीजेज, और ये बहुत ज्यादा इंक्रीजेज, हाई इंक्रीज, और फिर ये थोड़ा सा डिक्रीज, फिर ये इंक्रीज यहां तक, और फिर हाई इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल है। 4s1 3d5 और ये 4s2 3d10। यदि कंप्लीटली फील्ड होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्या समझे? यदि ज्यादा स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम है। यदि ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, जल्दी से निकालने ही नहीं देगा वो। समझ आया? यस क्या सर। देखा आपने? वैल्यूज में देखते हैं, देखिए वैल्यूज में देख करके बताता हूं थोड़ा सा। स्कैंडियम का पोटेंशियल दिया है 6.56, ये दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टिटेनियम का 6.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेनेडियम का 6.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 7.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
7.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 7.8084 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 9.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी का। क्या देखा आपने? इसका सबसे कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और फिर ये धीरे धीरे ये सब बहुत छोटा है, इसको छोड़ो। यहां तक क्या देखा? सबसे ज्यादा हो गया फुल्ली फिल्ड, फिर ये घटा और फिर बढ़ना शुरू हुआ, समझे? ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है और यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? तो लिखेंगे जिंक हैज वेरी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल ड्यू टू फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। जिंक का बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। समझ आया? यस सर। उसी तरह नीचे वाले में भी वही आया। सर क्या समझ बताया सर आया? जिंक का? Zinc has highest ionization potential in 3D series. Zinc has highest ionization potential in 3D series due to fully filled configuration. किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलो। आया समझ या नहीं आया आप लोगों को? यस सर। आ गया सर। चलो अगला करते हैं। सर फुल टेस्ट कब होगी, मतलब सर जो सर वो तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट होने वाली है वो कब होगी सर? तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट में एक साथ कंबाइंड वाला? हाँ सर। अरे पहले एक एक चैप्टर करके तो करो, एक चैप्टर तो किसी ने करा ही नहीं है, कंबाइंड क्या दूं? ऐसे ही चैप्टर क्वेश्चन छोड़ रहे हो। मैं सारा पहले चैप्टर वाइज खत्म करो, फिर देखता हूँ मैं उसको बना के देता हूँ। पहले एक एक चैप्टर जो पढ़ाता जा रहा हूँ ना उसको पहले कंप्लीट करो, फिर देखता हूँ 2-3 चैप्टर जोड़ के एक बार फुल बनाऊंगा। यस सर। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? शुरू वाले का सबसे कम और बाद वाले का सबसे ज्यादा, और बीच में थोड़ा सा चेंजेस है, जहां फुल्ली फील्ड हो गया, इंजेक्टली फील्ड हो गया तो वो ज्यादा है। ठीक है? कितना टाइम बचा है बच्चों? सर 10 मिनट है सर। 10 मिनट। 7:38 हो रहा है। 50 तक चलता है क्लास? यस सर। यस चलो सर। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं। छोटा पॉइंट लेते हैं जो जल्दी हो जाए। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अगला पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लिखिए तीन चीज फटाफट कर दो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स
complex compound formation. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? जैसे देखिए निकेल CN4 CN 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 C निकेल Ni CN6 4 प्लस माइनस 4 प्लस, क्योंकि ये निकल का निकालेंगे x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 प्लस 6 इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन निकल का। तो ये जो कंपाउंड, अब यदि इसको भी और ये हटा दें तो K4NiCl6 ये कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड है। जो कंपाउंड इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो डी ब्लॉक फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्यों? इसका आंसर है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स या एम्प्टी डी सबसेल। और तीसरा रीजन है हाई चार्ज डेंसिटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे देखो ब्लड जो हमारा है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अरे भाई नाम तो मैंने बोल दिया है लेकिन मुझे तो इतना आ नहीं रहा है। बायो वाले बच्चे बताओ, ब्लड के अंदर सेंटर में कौन सा एटम होता है, कौन सा मेटल है? और ये चारों तरफ हीमोग्लोबिन, हीम बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, ये सेंटर में कौन सा डी ब्लॉक का मेटल होता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल। कौन सा होता है? चलो नहीं, आयरन क्रोमियम है। हाँ क्रोमियम क्रोमियम होता है ब्लड में? अरे यार क्या पढ़ते हो तुम लोग? नो सर, क्रोमियम नहीं होता, आयरन होता है सर। हीमोग्लोबिन Fe आयरन। सर हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। केवल दिया है कर दो आयरन सर। चलो चल रहा छोटे छोटे। हाँ क्या लिखा, क्या होता है? आयरन होता है सर, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। पक्का? यस सर। मुझे पता Yes. नहीं है, आप ही लोगों से करूंगा। अच्छा ठीक है, तो जब ब्लड में ये क्या क्वेश्चन आया है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यस सर। तो इसमें मान लेते हैं आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये सवाल है। ऑक्सीडेशन स्टेट occurs, ए ऑप्शन +1 2 +2 +2 2 +3 +3 2 +2 और डी
+2 2 +1 कौन सा आंसर होगा? ये क्वेश्चन मेडिकल में 5 बारी आया है, बायो में। सर आप लोगों ने कहा आयरन है, चलो मैंने मान लिया सर आयरन। बी होगा सर। सर बी बी होगा। बी बी सर बी। बी सर बी पक्का? हाँ सर बी पक्का। सर नेहा तुमको पता नहीं है? सर बी होगा। बी ही होगा, तो क्योंकि चलो सर ठीक है, बी ही मान लेते हैं। क्योंकि सर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2436 होता है, 2346। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल 2 और 3 है। हाँ यस सर। सर। ये ऑक्सीजन जब ऐड करेंगे किसी चीज में तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता इंक्रीज है। करता है। जी हाँ, +1 तो आयरन का होता ही नहीं, ये तो ऐसे ही कट गया। और ये घटेगा नहीं तो ये भी ऐसे ही कट गया। अब ये भी घट ही रहा है तो ये भी कट ही गया। क्या? यस सर। तो ब्लड जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ब्लड जो है हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स ब्लड क्या है? कंपाउंड है। जी हाँ। और कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताओ जनरल लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं। क्लोरोफिल कैसा है? पेड़ के पत्ते, उसके सेंटर में क्या होता है? कोई जरूरी नहीं है कि डी ही ब्लॉक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कुछ कुछ एस वाले भी बनाते हैं, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब भी बना ले। क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ आया? नहीं आया कि हीमोग्लोबिन आयरन का जब स्टेबल ऑक्सीजनेशन स्टेट प्लस होता है तो हीमोग्लोबिन में वो क्यों ऑक्सीडाइज